8, सायरन 8, सायरन बजा और उस दानव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला और वेदा को बाहर की ओर धक्का दे दिया। वो खुद ट्रक चलाकर वहां से निकलने लगा। ट्रक का पिछला हिस्सा बंद हुआ जिसके अंदर कुछ म्यूटेंट्स कैद हो गए थे और बाकी उसका पीछा करने लगे। पर जैसे उन्होंने वेदा को देखा तो वो धीरे धीरे वेदा की ओर बढ़ने लगे। वेदा डरते डरते पीछे की ओर जा रहे थे। उन्हें उनसे कुछ दूर एक पुरानी सी गाड़ी दिखाई दी जिस पर कुछ पंजों के निशान थे, पर वो चलने लायक लग रही थी। वो म्यूटेंट्स तेजी से वेदा की ओर बढ़ने लगे। वेदा उस कार की ओर भागते हैं, पर म्यूटेंट्स की रफ्तार काफी तेज थी। वेदा को अपना अंतिम समय दिखाई देने लगा। उन्हें खुद से ज्यादा राजन और आर्यन की चिंता हो रही थी। कैसे क्या होगा और वो कैसे इनसे बच पाएंगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनके गले में लटका वो लॉकेट चमकने लगा। वो लॉकेट जो पिशाच राज ने दिया था, और एकदम से ढेर सारे पिशाच वेदा के सामने आ गए और वेदा को बचाने लगे। और उन्हीं पिशाचों के साथ स्वयं पिशाच राज भी आ गए। वेदांत, हम इन्हें यहां पर संभाल लेंगे। तुम जल्द से जल्द यहां से निकलो। तुम उस द्वार से नहीं निकल पाओगे जिससे तुम ट्रक लेकर निकलते हो, क्योंकि एक बार वो ट्रक उस द्वार से निकल गया तो वो द्वार बंद हो जाएगा। तुम्हें यहां से निकलने के लिए उस ट्रेन से जाना होगा जो कुछ ही देर में आने वाली है। वहां पर ढेर सारी रूहें होंगी जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती है। तुम उस ट्रेन पर बैठना और जो पहली नदी आए तुम्हें बस उसमें कूदना है। तुम वापस से इंसानी दुनिया में पहुंच जाओगे, पर तुम्हें वो रूहें पहचान लेगी। इसके लिए इतना बोल पिशाच राज एक म्यूटेंट को मारते हैं और उसके खून को वेदा के कपड़ों पर लगा देते हैं। अब ठीक है, अब वो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। वेदांत, जल्दी से जाओ, तुम्हें यहां से निकलना होगा, क्योंकि हम भी इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। वेदा पिशाच राज का धन्यवाद करते हैं और वहां से भागने लगते हैं। वो जल्दी से कार में बैठे और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें एक रूफ पर दो शख्स दिखाई दिए। ये और कोई नहीं, वही थे जिन्होंने वेदा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। वो वेदा को ही घूर रहे थे। वेदा बार बार उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, पर वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वेदा भगवान का नाम लेते हैं और एक और बार कोशिश करते हैं। कार स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो फैक्ट्री से निकले, पिशाच राज और पिशाच भी वहां से चले गए। वेदा फुल स्पीड में स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। वो सीधा फाटक के सामने पहुंचे। अब तक फाटक खुला हुआ था, यानी कि ट्रेन आई नहीं थी। वो कार से उतरे और ट्रैक से होते हुए स्टेशन की ओर भागने लगे, जहां पर रूहों की भीड़ लगी हुई थी। अब उन्हें किसी न किसी तरह वापस से इंसानी दुनिया में जाना था और आर्यन और राजन को वहां से भागने को कहना था। किसी का सर नहीं तो किसी के दो सर थे। अजीब अजीब से दिखने वाली रूहें उनके पास खड़ी थी। वेदा उन रूहों के बीच में से होते हुए प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जहां पर सब उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, पर शायद उस म्यूटेंट के खून की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। वेदा बस खड़े होकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। कितनी देर में ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वेदा देखते हैं तो तेजी से भागते हुए ट्रेन सीधा प्लेटफॉर्म पर आती है। वो पुराने जमाने की ट्रेन लग रही थी जिसमें कोयले का इस्तेमाल होता था। उसमें से धुआं निकल रहा था
वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। सभी रूहें ट्रेन पर चढ़ने लगी। वेदा भी जल्दी से उन रूहों के बीच में मिलकर उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। फाटक लग गया। ट्रेन ने हॉर्न बजाया और वो ट्रेन तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी। वेदा काफी डरे हुए थे। वो ट्रेन तेज रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही थी और जैसा पिशाचराज ने कहा था, जो पहली नदी आनी थी उसमें उन्हें कूदना था। ये सोचकर ही वेदा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें डर भी लगने लगा। ऊपर से उन्हें आर्यन और राजन की चिंता हो रही थी कि अगर वो पकड़े गए तो कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। हो सकता है कि उन्हें भी बेसमेंट में कैद कर दिया जाए और फिर शायद उनका भी वही हाल हो जो उस ड्राइवर का हुआ था। किसी तरह वेदा अपने मन को शांत करते हैं। चारों तरफ अजीब अजीब सी आवाजें गूंज रही थी। वेदा का बैठने का मन नहीं करता तो वो गेट के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और बाहर की ओर देखने लगते हैं, जहां पर बस अंधेरा ही अंधेरा था। बीच बीच में कुछ बड़े बड़े महल आते थे जिनसे हल्की सी रोशनी आती थी। खैर, लगभग 15 मिनट के बाद एक बड़ी सी नदी आई। वेदा गेट पर ही थे। उन्होंने देखा ट्रेन से और भी कुछ रूहें उस नदी में कूद रही थी। वेदा को डर लगने लगा क्योंकि वो नदी बहुत गहरी और डरावनी लग रही थी। नदी खत्म होने वाली थी। वेदा 2 कदम पीछे हुए और भगवान का नाम लेकर सीधा नदी में कूद गए। वो पानी में गिरे। वो तैरने की कोशिश करने लगे पर नदी की गहराई उन्हें अपने अंदर खींच रही थी। वो तैर नहीं पा रहे थे। उनका दम घुटने लगा। वो हाथ पैर मारने लगे। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी कि तभी उनके पैर जमीन को छू गए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और एकदम से ऊपर की ओर हुए तो वो सीधा नदी की सतह पर आ गए जहां वो अभी खड़े थे। और वो नदी बस 5 फुट ऊंची थी और अब वो उस काली दुनिया में नहीं बल्कि अपनी इंसानी दुनिया में आ चुके थे। वो आसपास देखते हैं तो उन्हें खेत खलियान और कुछ कच्चे घर दिखाई देते हैं। वो एक गांव में थे जिसका नाम उन्हें पता नहीं था। वो जल्दी से नदी से बाहर निकले और दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाने लगे। आधी नींद में डूबे लोग बाहर आए। वेदा उनसे उनका फोन मांगते हैं और वक्त देखते हैं तो 3 बजने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। उन्होंने राजन को फोन मिलाया। हेलो, कौन? आधी नींद से उठते हुए राजन बोला। राजन, मैं वेदा बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। उन लोगों को मेरे बारे में पता चल चुका है और तुम दोनों जितना जल्दी हो सके वहां से निकलो। वहां पर इंसानों को मारा जाता है और उनके अंग दूसरी दुनिया में भेजे जाते हैं जिन्हें वहां पर म्यूटेंट खाते हैं और उन्हीं म्यूटेंट को वो हमारी दुनिया में लेकर आ रहे हैं। जितना जल्दी हो सके तुम दोनों वहां से निकलो वरना तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है। राजन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से आर्यन को उठाता है कि उतनी देर में कोई उनके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। सर, लगता है वो लोग आ गए। अब हम क्या करें? ऐसा करो, तुम दोनों कहीं छुप जाओ। मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंचूंगा। तुम दोनों बाहर मत निकलना, ठीक है? वेदा इतना बोलकर हटे ही थे कि उन्हें फोन के अंदर से दरवाजे के टूटने की आवाज आई और फिर फोन कट गया। वेदा बार बार फोन मिलाते हैं पर बस रिंग जा रही थी और कोई कॉल नहीं उठा रहा था। वेदा एक आखिरी बार ट्राई करते हैं और कोई फोन उठाता है। हेलो राजन, क्या हुआ? तुम दोनों ठीक तो हो ना? वेदा घबराते हुए बोलते हैं जिस पर सामने से उन्हें एक अनजानी आवाज सुनाई देती है। हेलो भैया, कैसे हो आप? मुझे पहचाना? भैया? ये सुन वेदा एकदम से कांप गए। कहीं ये देवा तो नहीं? उनके मन में सवाल आया जिस पर सामने से आवाज आई।
मैं जानता हूं आप अभी क्या सोच रहे हो, यही ना कि कहीं ये देवा तो नहीं। तो हाँ, आप बिल्कुल सही हो, मैं देवा बात कर रहा हूं। कमाल है ना। मेरी नाक के नीचे ये सब हो रहा था और मुझे पता ही नहीं। वो पिशाच राज लगता है आपकी काफी मदद कर रहा है, पर आप ये भूल गए कि आपका सामना देवा से है। या कहूं मैंने ही भुलवा दिया था कि मैं कौन हूं। खैर वेदांत, तुम्हें क्या लगा तुम हनुमान हो और मैं रावण, जो तुम चुपके से आओगे और मेरी लंका जलाकर चले जाओगे। खैर तुम्हारे नील और नल यानी कि विक्की और आशीष, नहीं, आर्यन और राजन अब मेरी कैद में है, और अब मैं उनके साथ क्या करूंगा तुम सोच तक नहीं सकते। वेदा गुस्से से भन्ना गए। भले ही मैं हनुमान नहीं हूं और तू रावण नहीं है, पर तेरी लंका मैं जलाऊंगा। और देवा ये मत भूल, हमेशा अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस पर सामने से एक हंसी की आवाज आती है। वेदांत, ये सतयुग या द्वापर युग नहीं है, ये कलयुग है, कलयुग, जहां सत्य पुण्य ये सब बोलने की बातें हैं। और मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुझे ये सब अच्छे से समझाऊं। अभी तो मैं तेरे इन दोनों चमचों को संभालने जा रहा हूं। अलविदा भैया, जल्द मिलेंगे। इतना बोल देवा ने फोन रख दिया और वेदा दांत पीसने लग गए। भाई साहब, ये जगह कौन सी है? वेदा फोन वापस करते हुए सामने खड़े शख्स से पूछते हैं, जो उन्हें बताता है कि वो अभी बस्ती में है, जो उत्तर प्रदेश में है। ना तो उनके पास मोबाइल था और ना ही पैसे। कुछ पैसे वहाँ के लोगों ने उन्हें दे दिए थे, जिससे वो ट्रेन करते हैं और सीधा उस गांव के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट की कंपनी थी और जहाँ आर्यन और राजन कैद थे। अब आखिरकार उनका सामना होने जा रहा था देवा से, पर उन्हें डर भी काफ़ी लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर खुद देवा है जो इतना ताकतवर है, और उसी के साथ वहाँ कर्ण पिशाचनी और वो म्यूटेंट भी। वेदा कैसे उनका सामना करेंगे और कैसे जीतेंगे, वो ये सोचने लग गए। पर जैसे मर्जी उन्हें उनका सामना करना था, और वेदा को आर्यन और राजन को बचाने के साथ साथ उस द्वार को हमेशा के लिए बंद करना था।